अब हाँ, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है कैपेसिटर का या संधारित्र का। कल हम लोगों ने संधारित्र के बारे में जान लिया है लेक्चर नंबर 1 में। धारिता क्या होती है, किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र, किसी चालक को यदि हम आवेशित करते हैं तो किया गया कार्य या उसमें कितनी भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित है, उसके लिए हम लोगों ने सत्यापन किया। संधारित्र के बारे में भी पूरी जानकारी हो चुकी है कि संधारित्र क्या होता है। बिना आकार या आयतन बढ़ाए किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए जो समायोजन जो सेटअप करते हैं उसको हम संधारित्र कहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग किसी समांतर प्लेट संधारित्र या किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए सत्यापन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूविंग है बोर्ड के बच्चों के लिए, तो इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देंगे। टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र या पट्ट संधारित्र की धारिता का सूत्र। ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। प्लेटें एक्स और वाई है। प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। आप जानते हो प्रथम प्लेट का संबंध किसी कुचालक पदार्थ के हत्थे या हैंडल से कर देते हैं, और दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, अर्थ कनेक्टेड। दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे किसी कुचालक पदार्थ मोम या अभ्रक को भरा जा सकता है। यदि कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं होगा तो ये बात अंडरस्टूड है कि हवा होगी या निर्वात होगा, और हम जानते हैं हवा या निर्वात का परावैद्युतांक K = 1 होता है। ठीक, तो मान लिया कोई माध्यम भरा है जिसका परावैद्युतांक K, हवा भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। प्लेटों का क्षेत्रफल A मान लिया, प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्रथम प्लेट को +q आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उतना ही निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो प्लेटों के बीच आवेशित दो प्लेटों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र होता है, E = σ/K∁0। ये बात हम लोग गॉस थ्योरम में भी निकाल चुके हैं कि यदि दो विपरीत आवेशित प्लेट हैं तो उनके बीच में इतना वैद्युत क्षेत्र होता है, या दो समान आवेशित प्लेट हैं तो उनके बाहर इतना वैद्युत क्षेत्र होता है। ये दोनों कंडीशन में लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, प्रूव यहाँ नहीं किया जा रहा है, यहाँ डायरेक्ट लिखा जाता है। E बराबर होता है V/D, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध E = V/D, और सिग्मा बराबर होता है Q/A। सिग्मा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, K∁0। तो V/D = Q/A, नीचे आ जाएगा, K∁0A। तो V = QD/K∁0A। तो ये प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है उसकी वैल्यू आ गई। चूँकि धारिता का फार्मूला होता है C = Q/V, V की वैल्यू पुट कर दीजिए QD/K∁0A, Q से Q काट दोगे तो C = K∁0A/D। तो ये किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, जहाँ K प्लेटों के बीच जो भी माध्यम भरा होगा उस माध्यम का ये परावैद्युतांक है। A प्लेटों का क्षेत्रफल है और D प्लेटों के बीच की दूरी होती है। ε0 को आप जानते हो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसकी वैल्यू 8.86 या कहीं कहीं 8.85 देगा × 10⁻12 कूलम/m²/Nm² होती है। तो ये फार्मूला आ गया। क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो आप बताओगे C ∝ K, C ∝ A और C �versely ∝ D। माने किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
प्लेटों के बीच भरे माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होती। जितना ज़्यादा परावैद्युतांक का हम माध्यम भरेंगे धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा धारिता ज़्यादा होगी। प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। के का मान बढ़ने से सी का मान बढ़ता है बाई फार्मूला। बाई लॉजिकल जो है हम लोग आगे इसको समझेंगे, एक्सप्लेन किया जाएगा। प्लेटों का क्षेत्रफल बड़ा करोगे माने आकार आप बड़ा कर रहे हो, तो स्वाभाविक है कि आकार आप बड़ा करोगे प्लेटों का तो धारिता बढ़ी जाएगी, ज़्यादा आवेश संचित करेगी। प्लेटों के बीच की दूरी घटाने से धारिता क्यों बढ़ती है, इसका कारण बहुत कम लोग जान पाते हैं। कारण क्या है, जितनी प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दोगे उतना ही ज़्यादा प्रेरण ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब अगर यहाँ प्लस क्यू है तो उतना ही चार्ज माइनस क्यू यहाँ पर आ जाएगा। डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो प्रेरण कम होगा, यहाँ पर ऋण विभव या ऋण आवेश कम उत्पन्न होगा। और अगर यहाँ ऋण विभव या ऋण आवेश कम उत्पन्न होगा तो प्रथम प्लेट के विभव को फिर वो घटा कम पाएगा। तो जब पहली प्लेट का विभव कम घटेगा तो स्वाभाविक है धारिता भी नहीं बढ़ पाएगी ज़्यादा। इसलिए दूरी जितनी कम हो प्रेरण उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा प्रेरण होगा उतना ही ऋण विभव या ऋण आवेश आएगा, उतना ही प्रथम प्लेट के विभव को घटाएगा और उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। कभी कदार एक और फार्मूला यूज़ करते हैं, इसी फार्मूले का एक चेंज रूप है कि भाई वायु संधारित की धारिता क्या होती है। तो अगर प्लेटों के बीच माध्यम वायु या निर्वात है तो वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। धारिता को सी नॉट्स दिखाते हैं, के का मान 1, तो सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इसे इस नाम से जाना जाता है कि वायु संधारित की धारिता का सूत्र है सी नॉट। सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये वायु या निर्वात संधारित की धारिता है। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें सी अपॉन सी नॉट तो सारे टर्म कैंसिल होंगे, केवल के आ जाएगा। तो इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। सी किसकी धारिता है, सी उस संधारित की धारिता है जिसकी प्लेटों के बीच कोई माध्यम भरा हुआ है। सी नॉट उस संधारित की धारिता है जिसकी प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं है, अर्थात हवा या निर्वात है। तो किसी माध्यम से युक्त संधारित की धारिता सी तथा निर्वात संधारित की धारिता सी नॉट का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। किसी माध्यम से युक्त संधारित की धारिता सी तथा वायु या निर्वात की संधारित की धारिता सी नॉट का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अगर आप तेरे गुणा कर दें तो C इज इक्वल टू के सी नॉट। सवालों में इसका डायरेक्ट हम लोग कई जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। C इज इक्वल टू के सी नॉट। मान लो कह दे किसी निर्वात संधारित की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। प्लेटों के बीच एक ऐसा माध्यम भरा है जिसका परावैद्युतांक 12 है। तो बताइए धारिता कितनी हो जाएगी। तो निर्वात संधारित की धारिता अगर 2 है तो सी नॉट की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड। 6 परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरते हैं तो के का मान 6 हो गया। सी बराबर होता है के सी नॉट, तो 6 गुणे 2 बराबर 12। तो पहले जो धारिता थी 2 अब वो 12 हो जाएगी। ये भी कह सकते हो जिस परावैद्युतांक का हम माध्यम भरते हैं तो उसकी धारिता उतने टाइम्स उतने गुना बढ़ जाती है। अगर के परावैद्युतांक का भरेंगे तो के गुना बढ़ेगी, 6 का भरेंगे 6 गुना, 2 का भरेंगे 2 गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को अच्छी तरह से आप देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें। चलिए आइए, अगला टॉपिक है आंशिक रूप से भरे पदार्थ से युक्त संधारित की धारिता के लिए सत्यापन। ये प्रूविंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिछली जो अभी प्रूविंग करी है उससे भी कह सकते हो थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको बस थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। थोड़ी सी कह सकते हो कि थोड़ी सी ज़्यादा कठिन उससे, क्योंकि कुछ बातों का यहाँ ध्यान आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और फिर आपको समझ में आ जाएगी, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। संधारित की प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ हम लोग भरते हैं वो पूरी तरह से नहीं भरा है, आंशिक रूप से भरा है। इस पदार्थ की जो पट्टी है जिसको आपने रखा है यहाँ, उसका परावैद्युतांक K है और उसकी थिकनेस माने मोटाई T।
टोटल दूरी डी, टी इस पट्टी ने स्थान घेर लिया। तो बताइए हवा कितनी दूरी में होगी प्लेटों के बीच? तो हवा स्वाभाविक है d माइनस टी दूरी में होगी, क्योंकि t डिस्टेंस तो पट्टी घेर रही है। तो हवा कितनी दूरी में होगी? t माइनस टी। अगर दो तरह के माध्यम आज बन गए प्लेटों के बीच, तो वैद्युत क्षेत्र भी तो दो तरह के बन गए होंगे, एक हवा में एक पट्टी में, चूंकि माध्यम दो तरह के। तो देखते हैं वायु कितने स्थान पर है? d माइनस टी में। और पट्टी कितने स्थान घेर रही है? t। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा? E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, k की वैल्यू 1 हो गई। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। कितनी दूरी में है ये? d माइनस टी दूरी में। हवा है ना। पट्टी में आ जाइए, पट्टी में वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर क्या लिखोगे? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, जहाँ के पट्टी के पदार्थ का परावैद्युतांक है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, तो क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट है। कितनी दूरी में वैद्युत क्षेत्र प्रभावी होगा? टी दूरी में, टी दूरी। ठीक। अगर दो तरह के वैद्युत क्षेत्र हैं तो दो तरह के विभवांतर होंगे। आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध E बराबर V बाई डी। तो V बराबर E इंटू डी से। तो कुल विभवांतर प्लेटों के बीच V1 प्लस V2, V1 वायु में और V2 पट्टी में। V1 बराबर क्या लिखोगे? चूँकि V बराबर A इंटू डी है, तो V1 बराबर वैद्युत क्षेत्र E1 कितनी दूरी में है? D माइनस टी दूरी में है, E1 इंटू डी माइनस टी। V2 बराबर क्या लिखोगे? E2 कितनी दूरी में है? T दूरी में, E2 इंटू टी। तो ये टोटल विभवांतर हो गया संधारित्र की प्लेटों के बीच। अब यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू आपको पुट करनी है। बस इतना ही समझने वाला है, बाकी कोई कठिन नहीं है। E1 की इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, कठिन वो है जो हमें समझ में ना आए, D माइनस टी। E2 की वैल्यू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। क्या कॉमन है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है। क्या बचा? D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बचा। चूँकि धारिता का फार्मूला हम लोग जानते हैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। Q का मान Q, V की वैल्यू पुट कर दीजिए। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q से Q कैंसिल हो जाएगा। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला आया है, जिसकी प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा तो है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं भरा है, आंशिक रूप से भरा है। अब बात समझना, अगर ये पूरी तरह से भरा हो पदार्थ तो T और D सेम हो जाएंगे। पूरा स्थान अगर कवर कर ले तो T और D की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। तो T के स्थान पर अगर आप यहाँ D लिख देंगे, यहाँ भी D लिख देंगे, तो D से D कैंसिल हो गया 0, और यहाँ D लिखा तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये तो D माइनस डी 0 हो जाएगा, और ये D अपॉन के, तो K गया ऊपर, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। वही फार्मूला आ जाएगा जो अभी हम लोगों ने इसके पहले प्रूफ किया है। तो इससे उस फार्मूले को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक। तो ये किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला है, तब जब प्लेटों के बीच पदार्थ, कोई परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से ना भर करके आंशिक रूप से भरा होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। इसी क्रम में यदि आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक होता है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दो तरह के संयोजन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी संयोजन, और दूसरा है समांतर संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिस तरह से हम लोग 10th स्टैंडर्ड में प्रतिरोध के रेजिस्टेंस के फार्मूले पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ कैपेसिटर के, बस जस्ट अपोजिट
फार्मूले होते हैं, तो कभी कभार कन्फ्यूजन आमतौर पर लोगों के हो जाता है। तो हम कहेंगे यदि आपको 10th स्टैंडर्ड वाले याद है तो आप उन्हीं को बरकरार रखिए। ये सोचिए संधारित्र के उसके उल्टे होते हैं, इसको याद करते हैं तो आप उसके उल्टे समझिए, मतलब कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो पाए, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। देखिए, पहला है श्रेणी संयोजन। माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं। आप 4, 5, 6 कितने भी ले सकते हैं। तीनों सीरीज में लगे हैं। सीरीज का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। सीरीज में संधारित्रों की एक प्लेट तो जुड़ी होती, लेकिन दूसरी किसी भी रूप में किसी भी स्थिति में नहीं जुड़ी होगी। सबसे बड़ी पहचान ये होती, ए और बी के बीच जुड़े हैं। यहाँ पर कोई चालक तार जुड़ा है और बी का संबंध हमने पृथ्वी से कर दिया है। अगर यहाँ पर हम +Q चार्ज दे दें ए को, इस तार को, तो C1 की पहली प्लेट पर +Q आएगा, प्रेरण के कारण इस पर -Q आएगा, प्रेरण के कारण इस पर +Q, इस पर -Q, इस पर +Q और इस पर -Q। चार्ज एक प्लेट को देंगे, सभी चार्ज जो आएंगे अपने आप प्रेरण के कारण। एक घटना प्रेरण, एक को +Q दोगे अपने आप -Q, ये माइनस वाली इसे धनावेशित कर देगी, धनावेशित वाली इसे ऋणावेशित करेगी। इस तरह से पूरे संधारित्र की समस्त प्लेटें आवेशित हो जाएंगी। माना ए और बी के बीच कुल विभवांतर V टोटल, और पहले के सिरों पर विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र के सिरों पर V2 और तीसरे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V3। तो कुल विभवांतर V ए बी के बीच टुकड़ों में बट गया V1, V2, V3। तो आप ऐसे लिख सकते हो टोटल विभवांतर इन अलग अलग वोल्टेज के योग के बराबर होगा। बराबर कर दीजिए। चूँकि आपने पढ़ा है फार्मूला Q = होता है CV, तो V = Q/C, Q/C1, Q/C2 और Q/C3। Q इसलिए सेम रहेगा क्योंकि श्रेणी क्रम में सब पर आवेश समान होता है। बात ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम में सब में करंट या धारा सेम होती है, संधारित्रों में श्रेणी क्रम में सब में आवेश सेम होता है। क्योंकि संधारित्रों में करंट के बारे में पढ़ते नहीं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, तो सब पर Q सेम होगा। Q कॉमन लेके आप कैंसिल कर दोगे इसको, तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। 4 होंगे तो +1/C4, 2 होंगे तो 1/C = 1/C1 + 1/C2। इस तरह से यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से श्रेणी संयोजन को सॉल्व किया जाता है। समांतर संयोजन में देखिए चित्र बना है। समांतर का मतलब एक के ऊपर एक हो, और समांतर में दोनों प्लेटें जुड़ी होती है किसी एक पॉइंट से। सबकी एक प्लेट ए पर जुड़ी हो, सबकी बी प्लेट एक ही पॉइंट बी पर जुड़ी है, एक ए पर एक बी पर। यहाँ पर +Q चार्ज देंगे तो यहाँ 3 रास्ते देखिए डिवाइड होने के। तो यहाँ पर गया Q1 इस रास्ते में, इधर गया Q2 और इधर गया Q3। चूँकि तीनों की धारिताएँ अलग अलग हैं तो आवेश कितना कितना जाएगा हमको ये नहीं पता। तो पहले पर Q1, दूसरे पर Q2 और तीसरे पर Q3। अगर तीनों की धारिताएं सेम होती हैं, आवेश संचय करने की क्षमता अगर सेम होती है, तो समय Q/3 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 जाता है। तो C1 की पहली प्लेट पर गया +Q1 प्रेरण के कारण, -Q1, यहाँ गया +Q2 प्रेरण के कारण, -Q2, यहाँ गया +Q3 प्रेरण के कारण, -Q3। ठीक। Q चार्ज टोटल था, ये दिया गया कुल आवेश है, और ये 3 भागों में बट गया है Q1, Q2 और Q3 में। तो आप लिख सकते हो Q = Q1 + Q2 + Q3। Q होता है CV, Q1 = C1V, Q2 = C2V, Q3 = C3V। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी संधारित्र या प्रतिरोध समांतर में होते हैं तो सब पर वोल्टेज सेम होता है, V सब में सेम होगा। V कॉमन लेके आप कैंसिल कर दोगे तो C = क्या बना, C1 + C2 + C3। अर्थात समांतर क्रम में संधारित्रों की तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है, और श्रेणी क्रम में संधारित्रों की तुल्य धारिताओं का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस तरह से इनके फार्मूले होते हैं। जस्ट अपोजिट है रेजिस्टेंस के। आप रेजिस्टेंस के अगर याद रखते हैं तो कैपेसिटर के जस्ट उल्टे कर दीजिए, और यदि आप इसको ध्यान रखते हैं तो रेजिस्टेंस के उल्टे कर दीजिए। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, और इन फार्मूलों का भरपूर प्रयोग है। बहुत सारे इसमें फिगर वाले न्यूमेरिकल होते हैं, इनकी सहायता से आसानी से किए जाएंगे। ठीक, थैंक यू।